नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम रंग लाई है। 20 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या को सरेआम टीवी पर कबूल करने वाले फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे की क्राइम फाइल आज फिर से कोर्ट में खुल गई है। बिट्टा कराटे का पहला शिकार बने सतीश टिक्कू के मामले में आज श्रीनगर कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई सतीश टिक्कू के परिवार की ओर से दायर याचिका पर हुई। परिवार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि 32 साल से उन्हें न्याय का इंतजार है। जांच में क्या हुआ इसका उन्हें कुछ पता नहीं। जज ने मामले को गंभीर बताया। सुनवाई के दौरान बिट्टा कराटे के वकील ने मामले में दखल दी। कोर्ट ने उसे मामले में अभी पार्टी तक नहीं माना है, लेकिन आज की सुनवाई में ही बिट्टा कराटे के वकील ने सतीश टिक्कू के पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जज के सामने। इस पर कोर्ट ने बिट्टा कराटे के वकील को फटकार भी लगाई। बदले हुए हालात में जब बिट्टा कराटे केस फाइल फिर से खुली है तो क्या इससे कश्मीरी हिंदुओं के इंसाफ की उम्मीद जागती है? क्यों 32 साल तक कश्मीरी पंडितों के गुनहगारों के मामले दबे रहे? आज सवाल पब्लिक का यही है। लेकिन पहले आज की 3 बड़ी खबरें। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इमरान ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन को टाल दिया। इस बीच इमरान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। बैठक में एक चिट्ठी पर चर्चा होगी। दावों के मुताबिक ये चिट्ठी इमरान के खिलाफ विदेशी साजिश का सबूत है। दूसरी बड़ी खबर, सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, भारत में भविष्य की कार आज संसद लाई गई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज हाइड्रोजन पावर वाली कार में संसद तक आए। अब तक सरकार ने बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को फोकस किया है, लेकिन आज गडकरी ने संकेत दिया है कि हाइड्रोजन ईंधन पर भी सरकार बहुत गंभीर है। सवाल पब्लिक का। 22 जून 1990 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ JKLF का आतंकवादी बिट्टा कराटे 2006 में जमानत पर छूट गया। 16-17 साल बिट्टा कराटे जेल में जरूर रहा, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब किताब हुआ ही नहीं। 25 अक्टूबर 2006 को जब उसे जमानत दी गई तब जज ND वानी ने बेहद अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा, बिट्टा कराटे पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। इन आरोपों पर फांसी या आजीवन कारावास मिल सकता है, लेकिन सरकारी पक्ष ने मामले में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया। ये कोर्ट ने कहा। 2006 में मैं आपको बताना चाहती हूं, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की सरकार थी। ये वही साल हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह JKLF के सरगना यासीन मलिक से पीस डायलॉग भी कर रहे हैं। जमानत मिलने के 2 दिनों बाद 27 अक्टूबर 2006 को बिट्टा कराटे रिहाई के वक्त एक जुलूस निकला। इस जुलूस में बिट्टा कराटे का वेलकम एक हीरो की तरह हुआ। आजादी आजादी के देश विरोधी नारे लगाए गए। इधर जुलूस निकला, उधर बाकी कश्मीर संगीनों के साए में था। बिट्टा कराटे 2019 से टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार भी है, लेकिन सवाल है कि बिट्टा कराटे के खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मामला किसने कमजोर किया? क्यों तब की सरकारें बिट्टा कराटे की रिहाई के खिलाफ मजबूत दलीलें नहीं पेश कर सकी? बिट्टा कराटे हो या यासीन मलिक हो, आतंक के इन सौदागरों के खिलाफ दर्ज FIR की फाइलें क्यों धूल खाती रहीं? 22 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने
जेकेएलएफ पर प्रतिबंध भी लगाया। इसके बाद 25 सितंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेकेएलएफ के गुनाहों पर गैजेट प्रकाशित किया था। इस गैजेट में पॉइंट नंबर 4 में जेकेएलएफ को बैन करने की वजहें गिनाई गई। इसमें कहा गया कि जेकेएलएफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है और जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भारत को तोड़ने की साजिश का समर्थक है। इस गैजेट में जेकेएलएफ के आतंकियों पर दर्ज एफआईआर का ब्यौरा भी दिया गया। 1987 से अब तक यासीन मलिक पर 61 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर यासीन मलिक का सच सामने रख गई है, लेकिन सिस्टम ने उसे कश्मीरियों का नेता बनाकर रख दिया था। इस तरह 1989 से अब तक बिट्टा कराटे पर 22 एफआईआर दर्ज हुई। बिट्टा कराटे ने कश्मीरी हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया, हत्या की, उनका पलायन किया, करवाने पर उनको मजबूर किया, ये एफआईआर उसने सामने रखती हैं और सारी एफआईआर इस गैजेट नोटिफिकेशन में मेरे साथ है। जेकेएलएफ के आतंकवादी नूर मोहम्मद कलवल पर 1992 से अब तक 9 एफआईआर दर्ज हुई। जेकेएलएफ के एक और आतंकवादी जावेद नलखा पर 1989 से अब तक 6 एफआईआर दर्ज हुई। इनमें से एक भी एफआईआर कश्मीरी हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं दिला सकी? किसी के खिलाफ 61 एफआईआर, किसी के 32, किसी के 9, किसी के 6, लेकिन क्यों किसी सरकार ने इन आतंकवादियों को अपने कानून का शिकंजा कसा नहीं उन पर? कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार हुए, उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन कश्मीरी हिंदू 32 साल से न्याय पाने के इंतजार में है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की जांच की मांग वाली याचिका मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नरसंहार के मामलों की सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में नरसंहार की जांच की मांग वाली याचिका स्वीकार की, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग की याचिका ठुकराई भी थी। तो आज पब्लिक का सवाल यही है कि बिट्टा कराटे की फाइल कोर्ट में खुली, फांसी अब होगी क्या? सवाल नंबर 2, बिट्टा कराटे के खिलाफ सरकारें मौन क्यों रही? किसकी शय पर हिंदुओं के कातिल कश्मीर के नेता बने? कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जांच सीबीआई या एनआईए कब करेगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और मैं आपको बताना चाहती हूं, बिट्टा कराटे एक ऐसा गुनाहगार है जिसने स्वयं टीवी इंटरव्यू में और अपनी साउंड बाइट्स में यह कहा है कि उसने लोगों के कत्ल किए हैं। और उससे जब पूछा गया कि कितने ऐसे कत्ल किए होंगे, 10, 12, 14 या 20, तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा? 20 लगा लो। जैसे जो कत्ल हुए, जो नरसंहार हुआ, वो सब्जियों की तरह काटना ना हो गया। और इस आतंकवादी की ये साउंड बाइट्स मौजूद है, लेकिन आज मैं इन्हें टीवी पर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि जब हम कश्मीरी हिंदुओं के न्याय की बात कर रहे हैं तो मैं इस राक्षस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती, क्योंकि इस राक्षस की जगह कहां है? ना सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे, बल्कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय उन हत्याओं का जो गिनना भी भूल गए बिट्टा कराटे। और आज यही डिबेट करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप मावा, कश्मीरी हिंदू, रमेश टिक्कू, सतीश टिक्कू के भाई, अहमद अयाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट, शेख मंजूर, कश्मीरी एक्टिविस्ट, रत्नाकर त्रिपाठी, नेता कांग्रेस के। और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं रमेश टिक्कू जी से, जो सतीश टिक्कू के भाई साहब हैं। रमेश टिक्कू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या 31 साल बाद आज जब फाइल खुली है कोर्ट में, आज भी न्याय मिलने का पूरा आपको कॉन्फिडेंस है?
जी हाँ, बिल्कुल जी। हमारा तो वैसे मैं तो रमेश टिक्कू हूँ। सतीश को मेरे छोटे भाई है, छोटे भाई साहब थे। तो हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है हमें कि 100% जो हमने केस किया है, एफआईआर जो की है या उसके बाद जो फाइल हमने की है, वो 100% हमें न्याय मिलेगा, इतना हमें यकीन है। रमेश टिक्कू जी, परिवार वालों से आपने पूछा, उन्होंने साहस दिखाया है कोर्ट दोबारा जाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि आज जिस तरह से वकील ने वहां डराने की कोशिश की, क्या ये कहीं ना कहीं सिस्टम की दी हुई उनको ताकत है, या उनका एरोगेंस है, या उनकी बिल्कुल मानसिकता इस तरह की हो गई है कि शायद उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यही होता चला आया है? बिल्कुल उनको यही है कि अंदर कोई बिगाड़ नहीं सकता उनका, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सपोर्ट काफ़ी है अंदर से उनका पॉलिटिकल सपोर्ट काफ़ी है। इसलिए उनको डरा रहे, वकील को भी डरा है या कुछ भी उनको बोला है, जो भी बोला, उनका पॉलिटिकल सपोर्ट है अंदर, इसमें कोई शक नहीं। कौन सपोर्ट करता है? सपोर्ट मैम, सबसे पहले इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे फारूक जी, उसके साथ पीडीपी है, उसके साथ कांग्रेस है, ये तीनों सपोर्ट तो कर रही है। उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया इसमें। कौन सा, ये तो सबको पता, पूरी दुनिया को पता, इनको भी पता, जो वहाँ के इनके इसको सपोर्टर देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, उनको भी पता है हम अंदर से साथ दे रहे हैं। बाहर उसको बचाने के चक्कर में कहीं लगे हैं, खैर वो तो दूसरी बात है। बाकी उनको सबको पता है कि ये तीनों है, इनको बचाने के चक्कर में लगे हुए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कोई जवाब देना चाहेंगे आज सतीश टिक्कू के परिवार को? नहीं, हम क्यों जवाब देंगे, हम तो उनके साथ भागीदार हैं। हमको जवाब देने में उसमें क्या है, हम तो उनके भागीदार हैं, उनके दुख दर्द के साथ हैं। आप अगर उसको राजनीतिक रंग देना चाहें तो मैं इतना कहूंगा भाई कि तो पीडीपी और उसके साथ अगर आप दुख दर्द के साथ हैं तो 2006 में जब बेल हुई थी तो कोर्ट को ऐसी विशेष टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ जी टिक्कू जी। बोलिए। हाँ जी, मैं ये जी नहीं, इसमें कोई राजनीति का कोई ये नहीं है। मैं खुद किसी राजनीतिक में नहीं हूँ, न ही किसी संस्था से जुड़ा हूँ, न कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ। इसमें कोई राजनीति की रंग नहीं। मैं त्रिपाठी जी को कहता कहना चाहता हूँ उनसे, हमारा इसमें कोई भी राजनीति, हमारा कोई रंग नहीं हो, न किसी ने हमें बोला कि आप ऐसा करो, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, आपको कहा भी नहीं गया टिक्कू जी। हमसे मैडम ने जो सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया कि 3 पार्टियों के नाम आपने लिए, उनमें से 2 के साथ तो भाजपा ने सरकारें बनाई हुई हैं, केंद्र में भी और नीचे भी। पर मैं इस इशू पे नहीं जाना चाहता। आप जो कह रही हैं मैडम उस तरह से, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ही बोलिए। आप ही के लिखा आया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने से इनकार कर। आप किसी पार्टी ने तो नहीं कहा होगा ना सुप्रीम कोर्ट से। चलिए तो क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी ठहरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जगह अपनी जगह है और उनका फैसला अपनी जगह है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे एक बात का प्रश्न कर रही हैं, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं आपसे प्रश्न जो कर रही हूं वो सुन लीजिए। 2006 में जब बेल पर कोई ऑपोजिशन नहीं हुई थी स्टेट गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, तो वहां मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद। मुझे ये बताइए कि बिट्टा कराटे JKLF के सरगना थे। मैं पूछना चाहती हूं कि उनको बेल मिल रही थी और स्टेट अपोज नहीं करना चाहती थी, क्यों? आपने अपोज नहीं किया कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दे दिया इस हत्या के लिए? मुझे शर्म आ रही है गुलाम नबी आजाद, और उसके लिए भाजपा सरकार ने उनको पद्म भूषण दे दिया, कोई नहीं बोला। अरे आप जितने कश्मीरियों को मैडम जानती होंगी ना, उससे अधिक से हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 5 रजिस्ट्रार कश्मीरी हुए हैं और मेरे अपने प्रोफेसर 7 से अधिक हुए हैं। SL-धर, BL-धर, चलिए आपको बीजेपी पे जो भी इल्जाम लगाना है आप जरूर लगाइए, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। लेकिन 2006 में क्यों बेल अपोज नहीं हुई, और 2007 में ये बात तो कह रहा हूं मैं जवाब कि जिस व्यक्ति ने बेल अपोज नहीं की, आपके मुताबिक उसको पद्म भूषण दे दिया गया। मैं देता हूं जवाब दूं ना?
मैं कश्मीरी पंडितों का सवाल पूछ रही हूं और सवाल ये भी पूछ रही हूं, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बहुत विनम्रता से मैं आपको अर्ज करना चाहती हूं, 6 जुलाई 2007 में एक कश्मीरी एक्टिविस्ट ने फाइल किया एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अंडर द आरटीआई। वो आरटीआई जो आपने आम इंसान को सशक्त बनाने के लिए एक लॉ लाया था, उसके तहत उन्होंने अप्लाई किया। उन्होंने सवाल क्या पूछे? उन्होंने पूछे कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं दार यानी बिट्टा कराटे के खिलाफ। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, ये जो बेल मिली थी बिट्टा कराटे को, ये इंडेफिनिट है या किसी टाइम पीरियड के लिए। और सवाल नंबर 3 जो उन्होंने पूछा कि एक्शन क्या लिया गया स्टेट पुलिस के ऊपर जब एनडी वानी जो जज हैं उन्होंने बताया कि टोटल डिसइंटरेस्ट था केस में। और 4 नंबर पर उन्होंने पूछा क्या ये सही है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, पुलिस ऑफिसर थे, वो कोर्ट जाते ही नहीं थे जब ये मामला होता था। ये सारे 4 सवाल पूछे थे आरटीआई एक्टिविस्ट ने। मैं बताऊं आपको, 6 जुलाई को जब ये खत लिखा गया, 20 जुलाई को जवाब आया कश्मीर डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और कहा द इंफॉर्मेशन यू हैव आस्क्ड इज नॉट अवेलेबल इन कश्मीर डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब बिट्टा कराटे कब निकल गए, क्यों निकल गए, क्यों अपोज नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है। उनके खिलाफ कितने केसेस हैं ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आज पूछना चाहती हूं, ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं था? मैडम ये बताइए, मैंने आपसे तो एक कुल 2/2 का सवाल पूछा, जाते तो पूछा नहीं। मैंने कहा कि अगर गुलाम अली आजाद जी के समय में हुआ, मुझे शर्म आती है, मैं जवाब दे देता हूं। पर उनको आपने पद्मभूषण क्यों दिया? सारे कांग्रेसियों की तरह। तो क्या कल को बिट्टा कराटे को भी आप पद्मभूषण दे देंगे? मैं जवाब संत हो जाएगा तो भाजपा के साथ चलिए आपकी सरकार कश्मीर में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी, लेकिन जवाबदेही बनती है बीजेपी की। तो आप जवाब दीजिए जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस जवाबदेही है ही नहीं किसी चीज। देखिए, जो ईमानदार होता है वो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार होता है। अब इनको बोलिए अपना रिकॉर्ड 2 मिनट के लिए बंद कर दे। इनके पास एक ही जवाब है कि गुलाम नबी आजाद से इतनी दिक्कत है तो पहले बताओ पार्टी में दामाद बनाकर क्यों रखा है? सोनिया गांधी अभी मिली थी तो निकाल दो ना उसको। अगर इतना ही खराब है तो 2006 से लेकर अब 22 हो गए, 16 साल से आपने बनाकर रखा है उसको। ये देखिए, जैसे जो पाकिस्तान होता है ना, देखिए नाविका जी एक एक करके बात रखेंगे। मैं स्टूडियो में हूँ, मैं अपने स्टूडियो में होने का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपने तो सफाई दे दी, आपने तो सफाई दे दी कि पद्म भूषण मिल गया है, तो इसीलिए गुलाम नबी आजाद से सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब मुझे लगता है बहुत सारे विषय हैं, इसको वरना डिबेट व्यर्थ हो जाएगी। या तो आप इनके थोड़े से आवाज को या तो जवाब दे या तो मुझे जवाब देने दे। तो क्या मैं जवाब दूं नाविका जी? अब ये 20 सेकंड तो ठीक है, ये सवाल आपने चौथी बार पूछा है। इनके पास एक सवाल के ज्यादा है। सवाल आपने चौथी बार पूछा है। आपको किसी के खून खराबे से कोई लेना देना नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। आपको जवाब चाहिए पद्म भूषण का। मैं सवाल का जवाब मांगती हूं शहजाद पूनावाला से। अब आप कृपया सवाल का जो जवाब दे रहे हैं वो सुन लें। और उम्मीद है कि 1 मिनट अब नहीं बोलेंगे, ये बीच में बहुत बोलते हैं, इनकी बुरी आदत है। और देखिए पाकिस्तान जैसे, देखिए चुप ही नहीं होते, इनको थोड़ा सा आपको चुप कराना होगा। त्रिपाठी जी, मैं चौथी बार आपको कह रही हूं कि आपने सवाल उठाया है। मैं शहजाद से सवाल पूछ रही हूं, अब जवाब सुनने की क्षमता रखें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान भी कभी कभी क्या है, जब उसको आतंकवाद करना है तो वो अपने आर्मी के लोगों को बिना यूनिफॉर्म भेज देता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी ने डिबेट में भी चलन शुरू किया है, जिन सवालों का जवाब नहीं तो वो अपने इर्रेगुलर्स को भेज देते हैं डिबेट में पक्ष रखने के लिए, और वो आकर कहते हैं गुलाम नबी आजाद को हटा दो। चलिए, आप गुलाम नबी आजाद के पद्मश्री की बात करते हैं ना, ठीक है, हम आपको पूछते हैं एक से पद्म भूषण की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नरसंहार शुरू
हुआ, केंद्र में राजीव गांधी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, 70 आतंकवादी छोड़े। उसी समय पर जब जगमोहन जी लिख के थक गए कि आप कार्रवाई कीजिए, राजीव गांधी ने फ्रेंडशिप बिफोर नेशन किया, आप पहले मांग कीजिए कि भारत रत्न राजीव गांधी का लिया जाए। ये तो वो राजीव गांधी है जिसने 84 के दंगों को भी जायज ठहराने के लिए कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो आप पहले मांग कीजिए कि भारत रत्न राजीव गांधी से वापस लिया जाए। दूसरी बात मैं आपसे मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से आज सोनिया गांधी को कहना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद को मैं पार्टी से बाहर कर देती हूं। वो नहीं करेंगी, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं उसके बाद क्या हुआ, उस पर भी ध्यान दीजिए। 2006 का वही समय था जब मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को दावत दी, उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज किया। उसी समय पर एक वर्किंग ग्रुप हामिद अंसारी की बनाई गई और हामिद अंसारी के इस वर्किंग ग्रुप को, जिसको मैं कहता हूं ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप, इस ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप ने कहा कि आतंकवादियों को हमें बुलाकर सम्मानित करके बातचीत शुरू करनी चाहिए, अनकंडीशनल बातचीत शुरू करनी चाहिए। वही समय था जब उन्होंने कहा कि विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाकर जम्मू कश्मीर पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब कि जो नेहरू ने गलती की, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, वही गलती फिर से करना चाहती थी। ये वही समय था, आपको याद होगा नाविका जी, 2006 से लेकर 8-9 का, कि उन्होंने हर इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी हमले को एक तरीके से या तो हिंदुओं पर डालना या तो उसको संरक्षण देना। 26/11 का दोष आरएसएस पर डालने की कोशिश की, समझौता का दोष जो पाकिस्तान ने किया था उसका दोष हिंदुओं पर डालने की कोशिश की थी, मालेगांव का दोष भी उन्होंने हिंदुओं पर डालने की कोशिश की थी। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी इस्लामिक जिहाद को बचाव करना, उसका संरक्षण करना। इसीलिए आपको याद होगा कि किस प्रकार से सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर के समय पर भी आंसू फूट फूट कर वो रो रही थी। इसी समय इसी तरीके से उन्होंने अफजल गुरु के चाहने वालों को भी पार्टी में ले लिया। लेकिन शहजाद जी आप मुझे इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि आपने पद्म भूषण क्यों दिया? हाँ, मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि देखिए उस समय की सरकार जो थी, उस समय की सरकार ने निश्चित रूप से जो भी किया उसके ऊपर एक एक व्यक्ति पर अब हमें जांच करनी चाहिए और जांच होगी जब ये केस खुलेगा। नहीं, मेरी बात ये है कि वो राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव है, परंतु मैं आज मांग करता हूं सोनिया गांधी ये मांग करे। राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव बता रहे हैं, सरकार के एडवाइस के अलावा राष्ट्रपति कुछ नहीं करते। मैं आपसे यही कह रहा हूं, बता दीजिए क्या एडवाइस थी सरकार? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो सोनिया गांधी के प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी स्टैंड ले रहे हैं ना गुलाम नबी आजाद पे, यही स्टैंड वो ले मनमोहन सिंह पर, जिसने यासीन मलिक को दावत दी, बुलाया प्रधानमंत्री कार्यालय में। यही स्टैंड ले राजीव गांधी पर जिसने 70 आतंकवादी छोड़े। यही स्टैंड ले राजीव गांधी पर जिसने फ्रेंडशिप को नेशन के ऊपर रखते हुए कोई कार्रवाई फारूक अब्दुल्ला पे नहीं की। यही स्टैंड ले राजीव गांधी के विषय में, सिख नरसंहार के विषय में, और यही स्टैंड ले मनमोहन सिंह पर कि मनमोहन सिंह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये वर्किंग ग्रुप बनाए जिसमें हामिद अंसारी ने कहा कि अनकंडीशनल डायलॉग होना चाहिए। पहले मैं चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी यही स्टैंड इन सभी लोगों पे ले लीजिए, राजीव गांधी पर ये स्टैंड लीजिए, यही स्टैंड। अब पता चलेगा कि वहां की सरकार संचालित करने वाली जो फोर्सेस थी, जो इस्लामिक जिहाद को संरक्षण देती थी, वो तो वही फोर्सेस थी जो यूपीए सरकार चलाती थी। इसीलिए वो फोर्सेस, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो रो रही थी, वही वो फोर्सेस थी जिसने यासीन मलिक को दावत दी। सब हम सही तो कहते हैं कि इसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहजाद जी सब सही है, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि आप इन ताकतों को पद्म भूषण क्यों दे रहे थे? ये ताकतें मैं आपको बताता हूं। आज इन ताकतों के पीछे आपको बताना चाहता हूं, यासीन मलिक कहां पर है? जेल में है। उसको चार्ज किया गया आईएएफ अफसर की हत्याओं के साथ। आज बिट्टा कराटे कहां है? जेल में। इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए, तब भी बिट्टा कराटे को टेरर फंडिंग केस में जेल में डाला है। तो चलिए, टेरर फंडिंग में का केस भी शुरू हो चुका है। मेरी बात सुनिए ना, आसिया अंद्राबी कहां है? जेल में है। आज तमाम जो ये अलगाववादी जिनको इन्होंने आसिया अंद्राबी को बेल मिली होगी, बिल्कुल मिली होगी, परंतु उसको जेल में डालने का कार्य भी किया गया। आज तमाम जो अलगाववादी जो थे, जो लोग नहीं भेज रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को, जो लोग एफआईआर पर तफ्तीश नहीं करवा रहे थे, जो लोग लॉयर भेजना था नहीं भेज रहे थे कोर्ट, वो पा रहे थे पद्म भूषण। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं ना, पद्म भूषण राष्ट्रपति ने दिया, ये मांग करे सब सारे लोग, राजीव गांधी हो या गुलाम नबी आजाद, अहमद अय्याज साहब वापस ले जाए। नहीं नाविका जी, आप इनसे एक सवाल क्यों नहीं पूछते कि गुलाम नबी आजाद कौन सी पार्टी में? गुलाम नबी आजाद कौन सी पार्टी में? मैं सबसे सवाल पूछूंगी, मैं सबसे सवाल पूछूंगी, ये हक मेरा है सबसे सवाल सोनिया गांधी कब निकाल रही है? और मैं सवाल पूछूंगी, किससे पूछूंगी ये मैं तय करूंगी। अहमद अय्याज साहब, आप तो आते हैं कश्मीर से, आपकी आंखों के सामने ये मंजर रहा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने क्या किया?
अगर सुशील पंडित जैसे हमारे भाई वहां से निकलकर चले गए, अगर सतीश टिक्कू का अपने घर के सामने उनके दोस्त बिट्टा कराटे ने उनका कत्ल कर दिया और शान से सीना ठोक कर टीवी पर इंटरव्यू भी दिया कि मैं तो कत्ल करता हूं, 14 करता हूं, 15 करता हूं, 18 के 20, जो मर्जी आंकड़ा लगा लो। आप लोगों ने क्या किया? कभी गुहार लगाई कि न्याय मिले हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को? बड़े सब्र से सुन लेना, बीच में इंटरप्शन नहीं करना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल जो आपने किया है। ये हर वक्त हमारे ऊपर आता है, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, कि कश्मीर में रहकर आपने क्या किया जब पंडितों का एक्सोडस हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मसला ये है कि उसको जाने बगैर हर एक सियासी पार्टी इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट करती है और इसका फायदा उठा रहे हैं और इसका हम विरोध करते हैं। जब 88 में पहली बार यहाँ मिलिटेंसी नमूदार हुई, जब अली मोहम्मद वटाली डीआईजी के घर हमला हो गया, तो हमको पता चला कि कहीं मिलिटेंसी का कुछ मसला हो गया यहाँ पे। नहीं तो यहाँ कोई मुसलमान भी नहीं जानता था, पंडित भी नहीं जानता था कि यहाँ मिलिटेंसी का कोई इशू है। 88 से लेकर 89 तक 3-4 वाक़ात हो गए। कोई एक ग्रेनेड हो गया तारगढ़ के पास, उसके बाद कोई मोहम्मद यूसुफ हलवाई मारा गया, उसके बाद टिक्कू साहब और दूसरे गंजू साहब जब मारे गए, तो तब पता चला कि यहाँ मिलिटेंसी शुरू हो गई है। और हर एक के लिए, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए नहीं अकेले में था, उनके लिए कोई मसला था। ये मसला हर एक कश्मीर में रहने वाले के लिए एक जैसा था। जैसे ये अचानक उनके लिए मसला था, ऐसे हमारे लिए भी अचानक ये मसला था। अब सवाल ये है कि आप पूछ रहे हो, आप अय्याज साहब इस वक्त कहाँ बैठे हैं? बताइए अय्याज साहब आप इस वक्त कहाँ हैं? खड़ा नहीं हुआ, वो यहाँ से भाग के जम्मू चला गया और वहाँ बैठ गया और मुझे बोलता है जम्मू में बैठ के कि आपने बुद्धू का मुकाबला क्यों नहीं किया। अय्याज साहब भागते जम्मू पहुँच गया। अय्याज साहब आज आप कहाँ पर बैठे हैं? खड़ा होके आज आप हमारे से कहाँ से जुड़े हैं? कहाँ से जुड़े हैं? नहीं, मैं श्रीनगर में हूँ इस टाइम। तो श्रीनगर में है ना? बिल्कुल है ना? हमारे भाई सुशील पंडित जी यहाँ हैं दिल्ली में, श्रीनगर जा नहीं पा रहे, और इनके परिवार 1990 के बाद कभी भी श्रीनगर जा नहीं पाए। नवी का उसका समझे कि नहीं? आप समझने की कोशिश करिए, आप में और इनमें कितना डिफरेंस है। आपने कभी समझने की कोशिश की? सुशील पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अय्याज साहब का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, सबसे बड़ा डिफेंस है कि मिलिटेंसी का पहला आभास उन्हें 1988 में हुआ। 1988 में वहां किसकी सरकार थी, किसके रहमो करम पर थी? अय्याज साहब अब आप बोल चुके, अब किसी और की बारी है, अब आप भी बीच में ना बोले। 1988 में किसकी सरकार थी और दिल्ली में किसकी सरकार थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर सनी गवास्कर अपनी किताब 1983 के मैच के बारे में लिखते हैं उसमें कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो अय्याज साहब को कोई फर्क नहीं महसूस हुआ? कोई फर्क नहीं महसूस हुआ कि ये कश्मीर में क्या आवाजें आ रही हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पर? 1983 में सुनील गावस्कर जो क्रिकेटर हैं, रहते हैं मुंबई में, उनको समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुशील पंडित जी, क्या सबने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे और अपने दिल पर ताले लगा लिए थे? नाविका जी, ये दुखती रग है। ये लोग कहते हैं कि साहब आपके जैसी हालत भी हमारी भी थी। इस तरह ये तराजू के दोनों पलड़े एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं दिखाते जो कि दुनिया को दिख रहा है। नाविका जी, आप जब दिखाती हैं ना बिट्टा कराटे की तस्वीर बेल्स पे बाहर आते हुए, दूल्हे की तरह सजा हुआ है और उसके पीछे भीड़ है बारातियों की, वहां के लोकल निवासियों की, जो कहते हैं ना हम यहाँ के लोकल घाटी के मुसलमान। ऐसा ही बोला था ना आपने कि आप हम पर ये सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया। वही आप, सैकड़ों की भीड़, नारे लगाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए देखा आपने। इस
हत्यारे को दूल्हे की तरह सजाकर जुलूस निकाला इन लोगों ने। कौन थे ये लोग? आसमान से गिरे थे? सूडानी थे? अफगानी थे? आपके मोहल्लों से निकले हुए आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके हमसाए थे जो कभी हमारे हमसाए हुआ करते थे। इसको दूल्हे की तरह सजा के आपने बारात निकाली ना उस दिन, जिस दिन ये बेल पे छूटा था। ऑप्शन क्या था? दर्जनों हत्याएं करने के बाद अब आप शीशा देख के खुद से पूछिए कि आप कौन हैं। पूछिए ऑप्शन क्या था सुनील पंडित? ऑप्शन क्या था हमारे लिए? अच्छा, बॉर्डर से ये देखो, बंदूक तो कश्मीर में पैदा नहीं हुआ। ये आप कह रहे हो, हर एक कह रहा है कि बंदूक पाकिस्तान से आया। बॉर्डर्स पर कौन काम कर रहा था? कैसे अंदर आ गया? यहाँ से लोग पार कर गए, ट्रेनिंग के लिए गए, कैसे गए? पूछिए ना। जो लोग नाच रहे थे उसके सामने वो वहीं पैदा हुए थे। तो आप जो लोग गा रहे थे उसको दूल्हे की तरह सजा के ले जा रहे थे, वो वहीं पैदा हुए थे। नहीं, कलाशनिकोव आपके सेब के बाग में पैदा नहीं होती, मुझे मालूम है, लेकिन बिट्टा कराटे वहीं पैदा होता है। वो सिक्योरिटी फोर्स, बिट्टा कराटे आपके पड़ोस में पैदा हुआ, यासीन मलिक आपके बीच में पैदा हुआ, जावेद नलका आपके बीच में पैदा हुआ, गिलानी आपके बीच में पैदा हुआ, मीरवाइज आपका आदमी है, और किसके नाम गिलाऊं मैं? और वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, वो भी उसकी मार। और ऊपर से आप कह रहे हो कि मिलिटेंट के बंदूक के सामने मैं आज रमेश टिक्कू साहब से पूछना चाहती हूँ, सतीश टिक्कू के भाई साहब। रमेश टिक्कू जी, आप तो चश्मदीद गवाह हैं ना, ये हत्या आपके सामने हुई थी ना। आज जब ये तस्वीरें आप देखते हैं बिट्टा कराटे की, किस तरह उन्हें सजाया गया, जुलूस निकाले गए, कश्मीर के लोग आए वहां पर, क्या मंजर था तब और क्या महसूस होता है आज 32 साल बाद? हाँ जी, वही मैं भी देख रहा था कि उसको जिस वक्त तो रिहा हुए थे, उस वक्त वहाँ के लोकलों ने उसको, वाकई में पंडिता साहब कह रहे हैं कि उसको दुल्हे की तरफ उसको सजाया गया था। वो सारे लोकल ही थे, कश्मीरी लोकल थे, हमारे पड़ोसी थे, दाएं बाएं के रहने वाले ही थे। तो मैं इसके एजाज जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्टर हैं हमारे बिट्टा कराटे के, तो ये तो सपोर्टर है, उनके का कोई रिलेशन तो है नहीं इनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों इनका सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं इसका, बिट्टा कराटे का? मैं एजाज जी से पूछना चाहता हूँ, बताएं। अगर आप यहाँ कश्मीर में होते और आपके घर में आता गन वाला, क्या आपको इनकार कर सकते थे? हिम्मत है किसी में कि वो इनको इनकार करेगा? हिम्मत ही तो नहीं दिखाई। पर नाच रहे हैं किसी में कोई हिम्मत दिखा सकता है? नोक पर नाच रहे हैं ये लोग। मुझे ये बताओ, नाच रहे हैं। अगर आप ये हिम्मत पाखंड करेंगे कि कोई गन वाले का मुकाबला कर सकते थे, यहाँ ये बंदूक की नोक पर नाच रहे हैं। आप चाहते हो कि कश्मीर में रहने वाला उसका मुकाबला करे, ये औरतें, ये महिलाएं, ये बच्चे, ये बंदूक की नोक पर नाच रहे हैं। रमेश टिक्कू साहब, ये तब भी नाचे थे जब सतीश टिक्कू जी को पढ़ा लिखा आदमी कहता है। नहीं, आप नवी का सतीश टिक्कू की बात करें। एक मिनट, फारूक का मुझे बताओ, उसका क्रिश्चियन, वो मुसलमान नहीं था। अय्याज साहब, आप मौलवी फारूक की बात नहीं करें, अय्याज साहब की बात नहीं करें। मैं रमेश टिक्कू जी से पूछ रही हूँ, आप थोड़ा इत्मीनान रखें, तब से रखा हुआ है ना आपने इत्मीनान। आप घर में बैठे हुए थे, डरे हुए थे, लोगों को नाचते हुए देख रहे थे, मजबूर थे। तो आज रमेश टिक्कू जी की बारी है, बोलने दीजिए जी। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, कश्मीर कम्युनिटी है, ये बहुत ही ब्रेव लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने ये नहीं सिखाया कि बंदूक उठाओ, गोली उठाओ और मारो। हमने आज तक कभी, हमारी नियत कभी हुई नहीं कि ऐसे कि हम मुसलमानों को मारेंगे या ऐसा कुछ मारेंगे। हम चाहते तो बिट्टा कराटे जैसे 10 को मार सकते थे, इतनी हिम्मत थी हमारे में। ये बिट्टा कराटे भी जानता है, और वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लो, जो सतीश टिक्कू था बिट्टा कराटे जैसे 10 लोगों को मार सकता था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। और अगर हमें ये भी पता होता कि ये बिट्टा कराटे उग्रवादी बना हुआ है, इसके पास पिस्टल्स है, मतलब गन है इसके पास, तो उससे अगर हमें ये पता होता तो शायद
हमने उसको ऐसा हाल किया होता तो शायद आज ये 40-50 लोग जो इन्होंने मारे हैं वो बच गए होते, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती, हमारी बदकिस्मती है, हमें पता नहीं चला। पता चलता तो हम उसको उसी वक्त खड़ेर देते बिटका राठी को। इतना हमारी हिम्मत है। बिटका राठी जैसे 10 लोगों को वो पकड़ के उनको खड़ेर सकता था मेरा भाई। वो बहुत ही ब्रेव और बहादुर था और बंदा था जी। और बिट्टा कराटे तो आपके भाई के दोस्त थे ना, मोहल्ले की जान पहचान मोहल्ले की जान पहचान। ऐसे एक आध किलोमीटर आगे रहते थे, जानते थे, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी। बाकी ये है कि ऐसे हर एक के साथ बातचीत होती रहती है। मैं तो वही कहता हूँ ना, अगर हमें पता होता कि ये उग्रवादी बना है, इसके पास सामान है या कुछ होता, हम उस हिसाब से काम करते। ये मैं 100% इसको कह रहा हूँ, बिना किसी इसके गारंटी से कह रहा होता कि अगर हमें पता होता कि उस वक्त उग्रवादी बना होता, हम उसको 100% मार देते, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद भी हमने उसको ढूंढा बिटका राठी 15 दिन, लेकिन ये छुपा हुआ था, मिला नहीं तो हम 15 दिन में इसकी हालत ख़राब कर दी होती। ये आज जिंदा था, जिंदा होता है इस वक्त, लेकिन इसी ऐसी हालत करते हम, ये बंदूक उठाने के काबिल नहीं रखते हम। इनको बोलना शहनाज को, जो भट्ट कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो बहुत ही प्रिय है। अगर हिंदू कम्युनिटी किस वक्त गन वन उठा दिया ना, उनका हाल क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर संदीप मावा आपसे, वही तो है। ये आज जो कह रहे हैं कि वो डरे हुए थे और वो अंदर थे, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस जुलूस के समय कौन डरा हुआ था? ये जो नाच गाने हो रहे थे, ये डरे हुए लोगों के नजर आ रहे हैं आपको? और ये सारे पड़ोसी थे उनके, जो उनके हिंदू भाई थे। और ये देखिए फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं। जितने भी सारे पड़ोसी थे सारे। मैं आपको बताऊं, ये पड़ोसी देखिए सारे मेरी थे, कोई पाकिस्तान से नहीं आया, लोकल ही साथ दे रहे थे, सारे लोकल ही। जी संदीप मावा जी, मैं इस वक्त भी कश्मीर में हूं एंड आई कैन स्टिल सी द डबल स्टैंडर्ड्स। ये बाहर एक बात करते हैं, पब्लिक में दूसरी बात और मीडिया में तीसरी बात। डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ गन वन टाइम, दे आर स्टिल डांसिंग। कराटे इज इन जेल। अभी देखिए आप, इनने क्या कहा, उन्होंने कहा वो बेचारा है, संहार किया हिंदुओं का, बेचारा है। माइंडसेट ऑडियो थोड़ा ठीक कराइए। किसी लॉबी को एंटरटेन करते हैं कि यहाँ की राजनीति क्या, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, ये बोलते हैं इनको कुछ पता नहीं। राइट फ्रॉम 83 दे वर ऑल नोइंग। पंडित को ने धोखा दिया, गुजरे। मैं आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ संदीप मावा जी। एक सवाल हम लोग जो है बड़े आसानी से यहाँ पे रत्नाकर त्रिपाठी बोल गए कि गुलाम नबी आजाद का पद्म विभूषण वापस ले लीजिए, पर पद्म विभूषण बाद में लेंगे। वो बताइए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार ने इनको माइग्रेंट क्लेम किया, जब मनमोहन की सरकार ने कहा कि मिलिटेंट्स के साथ बातचीत होनी चाहिए, जब यासीन मलिक को बुलाया, जब 1984 से लेकर 89 तक राजीव गांधी की सरकार ने इन हालात को बिगड़ने दिए, इस पर रत्नाकर त्रिपाठी और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? गुलाम नबी आजाद क्योंकि आजकल उनके चहीते नहीं है तो उसको तो उन्होंने बलि कर दिया, परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर गुलाम नबी आजाद बिल्कुल, और मैं दिखाना चाहती हूं है तो बाकी लोग का क्या, सोनिया गांधी और राजीव गांधी का क्या, उस पर भी तो स्टैंड लीजिए ना। राजीव गांधी का भारत रत्न वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज रत्नाकर त्रिपाठी जी खुलकर बोलिए, अगर इस पैमाने से उनका भारत पद्म विभूषण वापस होना चाहिए तो राजीव गांधी के भारत रत्न की वापस करने की बात आज कर लीजिए। चलिए करिए। मनमोहन सिंह पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो भी बताइए। अब भागिएगा मत, बताइए मनमोहन सिंह पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डिबेट कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं शाहजाद जी। अब क्या ये डिबेट में दो पक्ष होते हैं, ये लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। ये मैडम का वो दरबार नहीं है कि मैडम बोलती जाएगी आप गुलामों की तरह सुनते रहेंगे। ये डिबेट लोकतंत्र है, परिवार तंत्र, राजतंत्र। इससे बाहर निकलिए तो कभी पता चलेगा लोकतंत्र कैसा होता है। तो सवाल जवाब होंगे, सवाल उठाया गया है। मैडम जरूर, ये मैडम ही के चक्कर में न पिस गए। कहा कि मुझे जवाब देने दीजिए, तो आपके वाक्य थे कि मैं तय करूंगी कौन बोलेगा। तो हाँ, बोल दीजिए। बीजेपी के राजीव गांधी की जवाबदेही का क्या? चलिए मैं पूछ लेती हूँ। यासीन मलिक और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हम पिछले हफ्ते से दिखा रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी कर दीजिए। वर्किंग ग्रुप पर टिप्पणी कर दीजिए, राजीव गांधी पर टिप्पणी कर दीजिए। फ्रेंडशिप बिफोर नेशन। तो आपका ज्ञान दूसरा था, अब आप कह रही हैं कि मैं जवाब दूं। अब आप एंकर नहीं है,
नहीं नहीं, तो उसको आप मैं क्या ज्ञान दिया आपके पास आपने? जवाब है या नहीं है? पहले तो आप ये बता पहले दीजिए आपके पास इस बात का जवाब है कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए। सर। ऐसा है, डिबेट की एंकर ऐसा अभी है you are or कि not? यासीन मलिक जिसके खिलाफ ये गैजेट नोटिफिकेशन में मैडम, 61 केसेस हैं, यासीन मैडम, मलिक को आप गले लगा रहे थे। जवाबदेही मेरी है। मैडम, आप आप बिट्टा मुझे कराटे को बताइए, बेल पहले पर मैंने बाहर जो निकलवा पूछा, रहे थे, पहले जवाबदेही मैंने जो मेरी पूछा, है। उसका जवाब आप दीजिए ना। फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती निभा रहे थे और जवाबदेही मेरी है। आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन सारी जवाबदेही मेरी है। तो ऐसा मैडम, करिए, जवाबदेही रत्नाकर आपकी है, त्रिपाठी क्योंकि जब कश्मीरी मैंने हिंदुओं कहा- से भी जवाब मांगने जब शुरू मैंने कर कहा दीजिए। कि मैं जवाब सुशील देना पंडित जी, चाह रहा आप हूं। जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी को कि आप जब मर क्यों मैंने- गए जाके वहां पर? आपके भाई बहन वहां मर क्यों गए जाके वहां पर? मरना नहीं चाहिए था? और नहीं, मरना जब चाहिए था तो मैंने सबको कहा- मर जवाबदेही जाना तो चाहिए आपकी था। है। तो आप रत्नाकर क्यों- त्रिपाठी जी की कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पर। नहीं, लेकिन आप ये गलत बोल सवाल, रही हैं, मैडम। ये शो आप है गलत प्रेजेंट सवाल कर रही हैं। पब्लिक का। तो आप, एकदम गलत प्रेजेंट कर रही हैं, मैं मंजूर जवाब साहब, देना चाहता शेख था, आपने मंजूर कहा कि साहब आपको हमारे जवाब साथ नहीं बैठे देना हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बताइए। 1 मिनट नहीं। ठंड रखिए। नहीं नहीं, आपने कहा नहीं, मैं तो उसी समय जवाब दे रहा। आपने कहा कि नहीं, मैं तय करूंगी कौन बोलेगा, मैंने नहीं कहा। मैडम। रत्नाकर जी, आपने अगर कहा। हमें भी कुछ मैं कहने तो उसी दीजिए समय ना, जवाब दे अगर रहा हम कुछ कहेंगे, हमें भी कुछ अब कहने दीजिए। अब मैंने तय किया देखिए, कि मैं दो आप तीन इन चीजें चीजों के कहूंगा, सवालों के सिंपली। जवाब दे ऐसे कैसे दीजिए तो मैं दे शाहजहां सकते को हैं, बोलेंगे तो आप तय कर लें। या फिर सिर्फ सीना जोरी ही है। मैं दूंगा, नहीं मैं नहीं, सीना दूंगा। चोरी आप कर रही हैं मैडम, मैं नहीं कर रहा। सीना आपने सीना ये चोरी नहीं है। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, आई एम नॉट सिविल सोशल एक्टिविस्ट। मैं तो उसी समय जवाब देखिए, दे रहा था मैडम, मेरी मंजूर बात साहब, नहीं सुनिए, दे रहा था। शेख मेरी बात मंजूर सुनिए। साहब, पहली बात मैं ये, हाँ, मैं तो उसी पहली समय बात जवाब मैं दे रहा था, पुणे, आपने क्यों नहीं सुना मेरा हाँ, जवाब? बताइए। आपको जवाब सुनना चाहिए था ना मेरा। पहली बात अच्छा, बता दीजिए, मैं राजीव पुणे गांधी वाले का भारत रत्न जी से कब कहना वापस चाहता करना चाहिए? हूँ, नहीं, आपका जवाब शायद नहीं मिलेगा। उनको ये याद नहीं रहा LK। जी जी बोले। पहली बात नहीं, ये क्यों नहीं है, मिलेगा शायद जवाब? पुणे वाले साहब को अगर ये वो याद पूछेंगे नहीं तो मैं रहा जवाब दूं, आप मेरे जवाब- कि LK अडवाणी साहब ने शबीर शाह और कश्मीर के 3 प्रोमिनेंट सेसेशनिस्ट लीडरों के साथ मुलाकात भी की। चलिए भी जवाब केसी चलिए बांग- ठीक है, जवाब देता हूं। इसका जवाब देंगे, इसका एक तो ये जवाब है। जरूर देंगे, अच्छा, दूसरी- इसका जवाब जरूर मैं- देंगे मैं शहजाद दूसरी बात पूनावाला। मेरी आप सुनिए। मुझे ये दूसरी बात- बता दीजिए मैं- कि बिट्टा कराटे की बताइए। सुनवाई कोर्ट में हाँ, क्यों उस नहीं पर मैं- हुई? वही मैं कहना चाहता हूं ना। क्यों उनके खिलाफ वही कोई मैं केस कहता- प्रूव नहीं किया? क्यों उनके खिलाफ कोई अवेलेबल नहीं है कोई भी दस्तावेज कश्मीर की अगर आप सरकार मुझे- पर? क्यों उन्हें संरक्षण दिया मैडम, जा रहा अगर आप था? मुझे इसका 1 कोई मिनट जवाब है देंगे, आपके पास? मैं आपकी बात अगर आप मुझे कहने दीजिए, मैं पहले कोई सिविल एक्टिविस्ट नहीं हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं। आई वॉज अ जर्नलिस्ट, आई एम स्टिल अ जर्नलिस्ट। उसी लिहाज से मैं आपके साथ बात करूंगा। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आई एम नॉट एफिलिएटेड। मैं ये कहना चाहता हूं, 90 में जब बिट्टा कराटे को पकड़ा गया तो उसको पहली बार, ये आपको याद रखना, हिज प्राइम टारगेट वाज वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुशीर। उसके साथ डिप्टी जो उसके रजिस्ट्रार था अब्दुल गनी, उसको भी उसी ने मारा। और जब उसने ये कन्फेशन किया, वो नमाज पढ़ रहा था और उसने उस पर गोली लगाई उस वक्त। अगर आप उस सेक्शन में ये भी इंक्लूड करते, देन इट वुड हैव बीन जस्टिफाइड कि वो किस टेररिज्म किसी रिलीजन के मैं साथ इनसे नहीं एक है। सवाल पूछ सकता हूं? ये जर्नलिस्ट साहब एक सवाल है मेरा आपसे, कितने फिर कश्मीर, आप- एक सेकंड सर, मैं आपको कश्मीरी हिंदुओं की हजारों की लिस्ट देता हूं जो कश्मीर घाटी को उनको छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा क्योंकि वहां पर आतंकवाद जो इस्लामिक जिहादी मैं नस्लवाद वही हुआ। बता आप मुझे रहा हूं, 5 please, कश्मीरी please मुसलमानों listen to की me. लिस्ट बता दो Please जिन्होंने listen to घाटी me. छोड़ी। अगर आप कह रहे दोनों को टारगेट किया गया तो आपके पास 5, 10, 15 लिस्ट होगी कश्मीरी मुसलमान जो वहां से भागकर पलायन करके चले गए। लिस्ट बता दीजिए मुझे बता दीजिए। अगर दोनों के खिलाफ हो रहा था तो बता दीजिए, क्या मस्जिदों से ये भी नारे निकल रहे थे कि कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, वो काफिर है, ये भी नारे निकल रहे थे? अल सफा मुसलमान दफा भी जा रहा था क्या हेडलाइन में? बताइए, अल सफा बटे दफा। ये था मेरी बात। पहली मैं ये लीपा पोती मत कीजिए, इस्लामिक जिहाद की लीपा पोती करने मत आइए।
ये पत्रकारिता नहीं होती। मैं इस वक्त पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूँ और पब्लिक के सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए, हमारे सवाल तो किसी को सही नहीं लग रहे। राहुल शर्मा नोएडा से पूछ रहे हैं और अजय भान रायपुर से। आइए सुनते हैं इनके क्या सवाल है। अगर आप मान भी लें कि कश्मीरी हिंदुओं के मामले पर कार्रवाई होगी तो फिर पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले चलेंगे। प्रोसिक्यूशन के लिए तो अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, इतना समय लगेगा। क्यों नहीं सरकार सारे मामले एक ही जगह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए और उसी के तहत सुनवाई व कार्रवाई करे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 32 साल से बिट्टा कराटे के ऊपर जो मामला है वो लटका हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार कार्रवाई हुई, अरेस्ट हुआ, इसके बाद छूट गया और नेता अपनी लड़ाई में उलझे हुए। आखिर उस पर मुकम्मल कार्रवाई कब होगी? शहजाद पूनावाला, दोनों सवाल आपके लिए। देखिए, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सिख नरसंहार भी हुआ 84 में, 34 वर्ष उसको किसने संरक्षण दिया? और ये एक फिल्म में भी डायलॉग है, सरकार भले ही उनकी क्यों ना हो, सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम हमारा है, परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने वहां पर भी सज्जन कुमार के विषय में न्याय दिलाने का काम किया। आज सज्जन कुमार, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर कार्रवाई करनी है अलगाववादी आतंकवादियों के खिलाफ तो एक ही सरकार है जो कर रही है। इसीलिए तो 370 पैंते से हटाया। मैं कह रहा हूं कि हर एक वो विषय 370 पैंते से कोई हटाएगा, ऐसी कल्पना भी कर सकता था। जब हटाया तो क्यों एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी की मांग है, सीबीआई एनआईए के जांच की मांग है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मांग है। एनआईए की तो जांच कई लोगों के खिलाफ खुल चुकी है, इसीलिए तो कई लोग जेल में हैं। मैं 1990 के केसेस के मामलों में कह रही हूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, कि और 32 साल इंतजार होगा। मलिक को आज चार्ज किया गया है आईएएफ अफसर के हत्याओं के मामले में भी। मैं तो कहता हूं केवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं, आज कमीशन से बहुत आगे ज्यादा बात चली जा चुकी है। मुझे तो लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, इसको केवल कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी में लटकाने का मामला नहीं है। अब एक्शन की जरूरत है। और मुझे आप यकीन करेंगी कि जो 35A 370 हटाने से प्रक्रिया शुरू हुई, पहले आतंकवाद, उस पर प्रहार करना, पत्थरबाजों पर प्रहार करना, ये सारी चीजें उसमें आपको एक होलिस्टिकली देखना है और वो हो रहा है। नाविका जी, मेरा इसमें किसको जो आतंकवादियों के नेताओं के साथ मोदी जी मिले थे वो फिर मिलेंगे? अच्छा, आतंकवादी के नेता कौन? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आतंकवादी के नेता कह रहे हो आप? नहीं, पार्लियामेंट में आप ले रहे थे। अच्छा, तो इनके साथ आपने गुपकार में अलायंस करके क्यों बैठे भाई? अगर ये आतंकवादी के नेता है तो गुपकार में अलायंस कांग्रेस पार्टी का है फारूक अब्दुल्ला के साथ। आप क्यों अलायंस करके बैठे हैं? आप गुलाम नबी आजाद को भी पार्टी में रखेंगे, आप उनके साथ अलायंस भी करेंगे और यहाँ पर आकर अलग अलग बातें करेंगे। आप चिंता न करें, पब्लिक आपसे भी सवाल पूछ। पहले राजीव गांधी के भारत रत्न के बारे में बताओ। से अर्चना श्रीवास्तव जी का सवाल है आपके लिए और वो पूछ रही हैं कि आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? इस बात का कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिल गया, या इस बात का कि ये केस दोबारा खुल रहे हैं? किस बात का आपको ज्यादा दुख हो रहा है? अच्छा, तो आप अर्चना श्रीवास्तव जी अगर हाँ या ना में जवाब चाहना चाहती हैं तो उनसे पूछ लीजिए क्या उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया, हाँ या ना। अगर वो एलोबरेट जवाब चाहती हैं तो हम बताएंगे कि हमें दुख ये है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिलता। और आपकी इसमें भागीदारी कितनी रही न्याय ना दिलवाने की? मैडम मैंने तो बोला ना, आप इतनी देर से बोल रही थी, आपने सब बोल दिया। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। जनाब, हम तो मान लीजिए आप कहते हैं कि आतंकवादियों के समर्थक हैं, बाद में गले किसने लगाया? 2004 तक किसकी गवर्नमेंट थी? 2004 के बाद 6 में बिट्टा कराटे आप कहती हैं छूटा। पूरी बात सुनिए मैडम, 14 से 19 किसकी गवर्नमेंट थी? 19 में क्यों छूटा? आप सुनिए मैडम, 6 में छूटा, 14 में आपने नहीं किया। देहरादून से ज्योति का सवाल है, जिस आतंकवादी ने खुद कबूल किया था कि उसने कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की थी, उसे आज तक क्यों संरक्षण मिलता रहा? यह भी एक सवाल है। और अमेरिका से HS चोपड़ा का सवाल है, बिट्टा कराटे के केस को दिल्ली शिफ्ट क्यों नहीं किया गया?
एक सवाल आपके लिए और एक रत्नाकर इनसे त्रिपाठी। पूछिए कि अफजल गुरु को तो फांसी इन्हीं की सरकार के समय पर मिली थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके लिए जिन्होंने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको आपने पार्टी में क्यों ले लिया? उनके ले जाकर राहुल गांधी क्यों खड़े हो गए? आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की कि इस्लामिक जिहाद करने वाले तमाम लोगों के पैरवी में अगर कोई खड़ा होता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। और आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, आपने तमाम एविडेंस, तमाम सबूत नष्ट कर दिए बिट्टा कराटे के खिलाफ, फिर भी आज बिट्टा कराटे को जेल में डाला गया। जब आपके पास मौका था तो आपने क्या किया? चलिए रत्नाकर त्रिपाठी, नरसंहार दूर की बात, इसको माइग्रेशन का और इसी का दोष कश्मीरी पंडितों पर डाल दिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जब बिट्टा कराटे कैमरा पर कबूल कर चुके थे कि वो लोगों को स्वयं मार चुके हैं, 20 लोगों को कम से कम, तो क्यों आज तक उनको सामने मारा? उसके खिलाफ भी न्यायिक। मैं तो आपसे पूछा ना कि 2017 में हिंदुओं पे सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो क्या करे सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि आपने सारे एविडेंस नष्ट कर दिए, यही तो हकीकत है। आपने एविडेंस नष्ट कर दिया। आपकी जब सरकारें थी आपने फ्रेंडशिप को रखा नेशन के। अरे जज ने यही तो दुखती नब्ज आपकी पकड़ ली थी जब जज ने कहा था बेल देने समय कि प्रोसिक्यूशन ने केस ही नहीं बनाया। कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी। पहले आपको सत्ता चाहिए, आपको सत्ता चाहिए और सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या ये चाहिए? भाजपा से भी पूछिए ना रत्नाकर जी, जब आपकी सरकार चल रही थी ना 2006 में, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ चल रही थी। गले लगाया उनको 2006 में जब बिट्टा कराटे छूटा, आपकी सरकार मुफ्ती जी के समर्थन से चल रही थी और उस वक्त मुफ्ती जी एक सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट लेके आए थे। अगर आपने न पढ़ा हो तो मैं उसकी कुछ मुख्य बातें आपको बता दूं। आपकी सरकार थी। मुझे ये बताइए, नहीं आप सुनना नहीं चाहते क्या? आप सुनना नहीं चाहते? आपको मालूम है क्या इनको आप सुनना नहीं चाहते? मैं 2006 का डॉक्यूमेंट बता रहा हूं। मुजफ्फर बेग ने लिखा था वो डॉक्यूमेंट, दिल्ली में रिलीज किया था आपके सरकार के लोगों के साथ बैठ के। आप सुनना चाहेंगे? वो डॉक्यूमेंट सुनना चाहेंगे? क्या है सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट? आप नहीं सुनना चाहेंगे? नहीं, सच नहीं सुनना, आईना नहीं देखना। और इस पूरी खबर पर मेरा यानी कि नाविका कुमार का एक संपादक के तौर पर नजरिया यह है कि एक आतंकवादी जिसने टीवी पर खुलेआम कहा कि उसने 20 कश्मीरी हिंदुओं को मारा, फिर भी वो फांसी के तख्ते से बचा रहा। वो जेल से निकला तो जश्न हो रहा था और सरकारें सोई हुई थी, चाहे वो श्रीनगर की सरकार हो या तब की दिल्ली की सरकार। 2006 की बात है। आज सवाल पब्लिक पूछ रही है कि ऐसा क्यों हुआ। राजनीतिक दल कहते हैं द कश्मीर फाइल सही नहीं है, कोई कहता है झूठी फिल्म है, कोई कहता है इससे हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, इसे बैन करो। लेकिन मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहती। मेरा नजरिया है कि न्याय क्यों नहीं हुआ। एक देश जो सिस्टम से चलता है, वहां न्याय की बात गुनाह कैसे हो सकती है? न्याय के लिए मैं लड़ती रहूंगी। टाइम्स नाउ नव भारत लड़ता रहेगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी की भी बात हो। हम एक सिस्टम में रहते हैं, बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते। अब मैं इस शो पर आज आपसे विदा ले रही हूं, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत पर आने वाला है न्यूज़ की पाठशाला। और मैं आपको बता सकती हूं कि ये कश्मीरी हिंदुओं को 32 साल इस देश ने नजरअंदाज जरूर किया है, लेकिन ये युद्ध, न्याय का युद्ध अब जारी रहेगा। ये नहीं थमेगा क्योंकि ये एक सैलाब है।